संध्या और रोहन की शादी जैसे जैसे नजदीक आती जा रही थी, रोहन वैसे वैसे कोई न कोई अजीब सा हरकत करता, पर उसकी कोई कोशिश काम नहीं आ रही थी। काफी कोशिश के बाद भी जब वो शादी नहीं रुकवा सका, तो उसने भी हार मान लिया। शादी का दिन, रोहन भागता हुआ सुब्बलक्ष्मी जी के पास आता है। माँ देखो ना, भाई क्या कह रहे हैं। क्या हुआ रोहन, तू क्यों परेशान है। माँ, वो भाई कह रहे हैं कि मुझे घोड़ी पर बैठना पड़ेगा। आप लोगों के कहने पर शादी कर रहा हूँ, पर मैं घोड़ी पर कतई नहीं बैठने वाला। अगर उसने मुझे गिरा दिया तो मेरा तो चेहरा भी खराब हो जाएगा। सुब्बलक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए, रोहन यह रस्म होती है बेटा, और तू क्या चाहता है कि तेरे पापा फिर गुस्सा करे तेरे ऊपर। पर माँ, हम गिर गए तो हमें चोट लग जाएगी। रोहन किसी बच्चे की तरह अपनी माँ से शिकायत कर रहा था। सुब्बलक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि घोड़ी को उसके मास्टर पकड़े रहते हैं। और अगर तुम्हें घोड़ी से नहीं जाना ठीक है, तुम हमारे साथ कार में चलना और फिर अपने ससुराल से कुछ दूर पहले घोड़ी पर बैठ जाना। रोहन को सुब्बलक्ष्मी जी की यह बात अच्छी लगी। वो अपनी माँ को गले लगाते हुए, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। चल, अब अपनी यह बकवास बंद कर। तेरी पत्नी के आने के बाद देखूंगी तू कितना माँ को याद करता है और कितना नहीं। सुब्बलक्ष्मी ने रोहन को छेड़ते हुए कहा। क्या माँ, आप कोई कितना भी और कैसा भी आ जाए, आप हमेशा और हमेशा ही हमारी फेवरेट रहेगी। सुब्बलक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए उसके गालों को सहलाती हुई, अब बातें बंद कर और जल्दी तैयार हो जा। रोहन तैयार होने जा ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और कबीर आता है। क्या बे, जल्दी आ गया क्या? तू अभी तक तैयार भी नहीं हुआ। उसके हाथ में 3-4 लड्डू थे और वो आराम से जाकर काउच पर बैठ उसे खाने लगा। रोहन उसे गुस्से से घूरते अपनी चप्पल निकाल उस पे फेंका। साले, एक तो बारात जाने के टाइम पर आया है और कह रहा है जल्दी आ गया। कबीर के हाथों से लड़ा कि कुछ टुकड़े नीचे गिर गए। कबीर झुंझलाते हुए, अबे यह क्या कर रहा है? अगर तेरी वजह से मेरी लड्डू वेस्ट हुई ना, तो साले तेरी बारात में नागिन डांस भी नहीं करने वाला। रोहन उसके तरफ दूसरा चप्पल फेंकते हुए, तेरा डांस अच्छा होता भी नहीं है साले। वैसे तुझे पता है मैं घोड़ी पर बैठकर जाने वाला हूँ। कबीर खूब तेज हंसी के साथ, तू घोड़ी पे? कितना रेयर व्यू होगा घोड़ी पर गधा। वो इतना कहते फिर से हंसने लगता है। रोहन उसकी बात सुनकर इस मारने के लिए दौड़ने लगता है। पूरे कमरे में वो दोनों दौड़ रहे थे। सुब्बलक्ष्मी जी जो रोहन की शेरवानी देने रूम में आई थी, वो अपने माथे पर हाथ रखते हुए, हाय राम, सारे घर का सत्यानाश कर रखा है इन दोनों ने। कबीर जल्दी से सुब्बलक्ष्मी जी के पीछे जाते हुए, आंटी देखो यह मुझे मार रहा है। रोहन सुब्बलक्ष्मी जी के आगे पीछे करते हुए, माँ हटिए, इसको मैं आज बहुत पीटने वाला हूँ, यह मुझे गधा बोला रहा है। सुब्बलक्ष्मी जी दोनों को डांटते हुए, चुप, दोनों शांत खड़े रहिए, पता नहीं आप सब की यह धमा चौकड़ी कब बंद होगी। रोहन, अब कोई शरारत नहीं, यह शेरवानी लीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। वो कबीर की ओर देखते हुए, कबीर रोहन की मदद करना तैयार होने में, कबीर ने हाँ में गर्दन हिलाई। कबीर, सुब्बलक्ष्मी जी के जाने के बाद वैसे गधा शेरवानी में भी अच्छा लगेगा। रोहन इस बार कुछ नहीं कहता, वो बस एक तक बेड पर रखे शेरवानी को देखे जा रहा था। कबीर उसके कुछ न बोलने से उसके पास आया। क्या हुआ भाई, कुछ बात है तो बता। रोहन ने शांति से कहा, क्या यह जल्दी नहीं कबीर? डैड क्यों इतनी जल्दी मेरी शादी करना चाहते हैं? अभी तो मैंने अच्छे से अपनी लाइफ भी नहीं जी, और फिर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी। कबीर हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, सब हो जाएगा, और फिर तू इतना क्यों सोच रहा है? बस 6 महीने की ही तो बात है और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तेरी शैतानियां नहीं बंद होने वाली। कबीर की बात सुनकर रोहन मुस्कुरा उठता है। कबीर उसको छेड़ते हुए, अब देख तैयार हो जा, पता चला कि तेरे से ज्यादा स्मार्ट लगने के कारण भाभी ने मेरे से शादी कर ली। रोहन हंसते हुए, तेरा बाप तेरी हड्डी तोड़ देगा अगर तूने गलती से भी इंटरफेथ मैरिज के बारे में सोचा तो। वैसे तू कहे तो तेरे पापा से बोल कर तेरा भी निकाह पढ़वा दूं। कबीर ने खींचते हुए, साले खुद तो बर्बाद हो ही रहा है, मुझे भी क्यों कर रहा है। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए तैयार हो रहे थे। दूसरी ओर अग्निहोत्री मेशन में शत्रुपा जी सभी गेस्ट के वेलकम में लगी थी। आकाश जी सारे मैनेजमेंट को देख रहे थे। तभी शत्रुपा जी के पीछे से आकर किसी ने उनके आंखों पर हाथ रखा। शत्रुपा जी उस हाथ को पहचानते हुए, अरे नम्रता बेटा, तुम इतनी लेट क्यों आई? क्या आंटी आपको इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता है? एक आगे आती हुई कहती है। शत्रुपा जी उसके बालों पर हाथ फेरते हुए, मेरे लिए जैसे संध्या वैसे तुम बचपन से एक साथ हो और हर बार ऐसे मुझे सरप्राइज देती हो, कैसे नहीं पहचानती? वैसे नमन कहाँ है? क्या वो नहीं आ रहा? वो आंटी, नमन को किसी मीटिंग में जाना था
पर उन्होंने कहा है कि वो बारात से पहले आ जाएंगे। ठीक है, तुम संध्या से मिल लो, अपने बचपन के दोस्त को देख काफी खुश होगी। अभी कुछ देर पहले ही निशा भी आई है, तुम उससे भी मिल लेना। नम्रता संध्या के कमरे में आ जाती है। संध्या उसे देख खुशी से गले लगा लेती है। वो उसको हल्की थपकी मारती हुई, इतनी देर से क्यों आई? नम्रता धीरे से कान पकड़ते हुए, सॉरी बाबा, गलती हो गई, पर अब मैं आ गई हूँ ना, अब देखना खूब धूम मचेगा। संध्या पीछे देखती हुई, और जीजा जी क्या वो नहीं आए? नम्रता इरिटेट होते हुए, अरे मत पूछ यार, खुद तो मीटिंग में चले गए, इधर उनकी वजह से मुझे यहाँ आने में लेट हो गया, पर तू टेंशन मत ले, उन्होंने ने कहा है कि बारात से पहले आ जाएंगे। बारात पंचवटी महल से निकल चुकी थी। सभी धूम धड़ाके के साथ अग्निहोत्री मेंशन की तरफ बढ़ रहे थे, पर हमारे रोहन तो रोहन ठहरे। वो ना जाने कब से बारात में नाचने की जिद कर बैठा था। शुभलक्ष्मी जी ने उसे काफी समझाया पर वो नहीं माना। तब जाकर भूपेंद्र जी ने उसे डांट कर बैठा दिया। अब इस बात से हमारा दूल्हा नाराज बैठा था। बारात अग्निहोत्री मेंशन के करीब आती है तो रोहन कार से निकलकर घोड़ी पर बैठ जाता है। इस वक्त रोहन की हरकतें देखने लायक थी। वो कभी घोड़ी की लगाम खींचता तो कभी अपने मुंह से तुगुड़ तुगडुग की आवाज निकाल घोड़ी पर कूदता, जैसे वो किसी युद्ध में भाग रहा हो। कबीर जो ठीक उसके साथ चल रहा था, रोहन ने उसे 2 बार आवाज दी, पर डीजे की शोर की वजह से उसे सुनाई नहीं दिया। रोहन ने घोड़े पर से ही उसके बैक पर धीरे से किक किया। कबीर गुस्से से उसे घूरते हुए, साले अभी तो कुछ देर शांत रह ले। रोहन उसकी बात को इग्नोर करते हुए, अच्छा यह बता, मैं घोड़ी पर किसी राजा महाराजा की तरह लग रहा हूँ ना, बाहुबली टाइप? कबीर तेजी से हंसते हुए, बाहुबली का तो पता नहीं, चुमुगली जरूर लग रहा है। रोहन गुस्से में उसके बैक पर तेज मारते हुए, साले तुझे तो बाद में देखूंगा। पर बार बार इधर उधर करने से लगातार घोड़ी सर मारने लगता है। अब तक घोड़ी का मास्टर रोहन से तंग आ चुका था, पर जैसे तैसे बारात दरवाजे तक आती है। रोहन गेट पर पहुंचता है तो शत्रुपा जी पहले से ही वहां आरती की थाल लेकर वहां मौजूद थी। वो रोहन की आरती उतारती है, जबकि रोहन उनके आरती की थाल की तरह अपना सर भी गोल गोल घुमाता रहता है। रोहन की अजीब हरकत देख देख कर कई औरतें गॉसिप करना शुरू कर देती है, तो कई रोहन की एज की बात करने लगती है। लगता है भाई साहब की कोई मजबूरी होगी या संध्या में ही कोई खोट हो, तभी भाई साहब को यह शादी करनी पड़ रही है। संध्या जो इस वक्त खिड़की से झांक रही थी, उसने भी यह सुन लिया था। अभी शत्रुपा जी कुछ कहती उससे पहले ही रोहन ने कहा, आंटी जी वो आपका नीचे कुछ गिरा है क्या बेटा? वो महिला नीचे चारों तरह देख रोहन से पूछती है। सोच, आपकी सोच आंटी, वो गिरी हुई है। रोहन के कहते ही कबीर समेत सभी हंसने लगते हैं। वो महिला अपनी बेइज्जती होते देख वहाँ से हट जाती है। संध्या जो इस वक्त खिड़की से झांक रही थी, उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। पागल, उसके मुंह से बस एक शब्द निकला। रोहन अंदर आकर बैठा था। अभी जयमाल में समय था, तभी कबीर उसके पास से उठते हुए, भाई तू रह, मैं जाता हूँ। रोहन घूरते हुए, और तू कहाँ जा रहा है? कबीर सामने की ओर देखते हुए, अबे देखना सामने कितनी हरियाली है। रोहन सामने देखता है, जहाँ कई सारी लड़कियाँ आपस में बात कर रही थी। कबीर वापस से, देख तू तो आज बर्बाद हो रहा है, पर हम अपनी जवानी क्यों बर्बाद करें, हमारी तो अभी आंखें सेकने की उम्र है। रोहन उसको घूरते हुए, साले मेरे बिना लड़कियां ताड़ोगे? कबीर उसको बस दांत दिखाते हुए वहां से चला जाता है। रोहन गुस्से में, सालो, भगवान करे कोई लड़की तुमको अपनी जूती से पीते। कबीर उस ओर जाता है जिस ओर नवीन, नैना और बाकी सब दोस्त थे। कबीर उनके पास जाते हुए, तो सालों कितनों को चेक आउट कर चुके। नवीन उसे देखते हुए, भाई अभी कहा क्यों टेन तनाटन आई ही नहीं। नैना उनकी बातों से इरिटेट होते हुए, तुम सबको और कुछ नहीं मिलता जो तुम हर शादी में बस इन्हीं सब में लगे रहते हो। कबीर नैना को देखते हुए, शर्म कर, तेरे रहते हम सब सिंगल है, तुझे तो हमारे लिए सेटिंग खोज कर लाना चाहिए था। नैना इरिटेट होते हुए, तुम सब करो हम चलते हैं। अब सब लड़के वहाँ लड़कियां चेक आउट करने में लगे थे। कबीर एक लड़की को देखते हुए, 8 इंच, नक्श उसकी बगल वाली लड़की को देखते हुए 8.5। कबीर दूसरी ओर, भाई वो देख 9 इंच। अभी उन सब ने बोला ही था कि सबने पीछे से एक लड़के को गुस्से में आते हुए देखा। सब अपने अपने फोन को झुटमुट कान में लगाए, जल्दी से साइड हो गए। नवीन जिसने अभी तक उस लड़के को नहीं देखा था, वो इस लड़की के बगल वाली लड़की को देखते हुए, अरे कबीर भाई उसको क्या, उसके बगल में रेड ड्रेस वाली को देखो, साक्षात टेन है। वो कहते हुए जैसे ही मुड़ता है, एक लड़का हाथ बांधे खड़ा था। नवीन सर खुजाता हुआ, बाकी सब कहाँ गए? तभी वो लड़का मुस्कुराते हुए, खूबसूरत है ना? नवीन फिर से उस लड़की को देख उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए,
भाई साहब कुछ भी कहो, लड़की है तो माल। वो कहता हुआ मुस्कुराता है। वो लड़का एक फेक हंसी के साथ सीरियस टोन में, बहन है वो मेरी। नवीन जो इस वक्त मुस्कुरा रहा था उसको जैसे इस वक्त सांप सूंघ गया था। वो धीरे से, आज तो तेरा अंतिम संस्कार पक्का नवीन बेटे। वो एक फेक हंसी के साथ, वो भैया मैं तो कह रहा था दीदी काफी अच्छी है। वो लड़का उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, कोई नहीं बाहर चलते हैं, अभी तुम्हें पता चलेगा कि भैया भी काफी अच्छे हैं। वो लड़का उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। नक्श, कबीर और बाकी सब जो छुपकर उन दोनों को देख रहे थे, नक्श ने अपने हाथ से क्रॉस बनाते हुए कहा, नवीन भाई रेस्ट इन पीस। कुछ देर बाद संध्या धीरे धीरे चलती हुई स्टेज पर आती है। इस वक्त संध्या को देख किसी की भी आंखें बस उसी पर ठहर सकती थी, जबकि रोहन का ध्यान अपने हाथ में पकड़े तलवार पर था। वो बार बार उसे म्यान से निकलता और वापस रखता। वैभव स्टेज पर आते हुए रोहन के कान में, रोहन संध्या स्टेज पर चढ़ रही है, उसे हाथ देकर ऊपर ले आओ। और हाँ जयमाल तक कोई शरारत नहीं। रोहन बस एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सरहा में हिलाता है और संध्या को ऊपर लाने के लिए हाथ बढ़ा देता है। जल्द ही दोनों के जयमाल की रस्म पूरी होती है। संध्या वापस से अपने कमरे में चली जाती है। वही सभी बाराती वर को लेकर मंडप में आ जाते हैं। रोहन को मंडप में बैठाया जाता है। पंडित जी शादी शुरू करते हैं, पर भाई अपना रोहन तो रोहन है। रोहन पूरे टाइम पंडित जी को परेशान कर रखा था। वो वहाँ पर रखी किसी भी चीज को उठा लेता और जब तक पंडित जी जवाब नहीं देते तब तक वो उनसे उस बारे में पूछता रहता। पंडित जी बस आस भरी नजरों से भूपेंद्र जी को देखने लगते हैं। भूपेंद्र जी सबकी ओर एक फेक हंसी देते हुए रोहन के कानों में थोड़ी सख्ती से, यह क्या बेफालतूपन है रोहन, क्या तुम कुछ घंटे शांति से नहीं बैठ सकते? रोहन उन्हें वैसे ही मासूमियत से, पर पापा हमने क्या किया, हम तो बस नॉलेज के लिए पूछ रहे हैं, अगली बार हम शादी करेंगे तो हमें पता होगा ना। भूपेंद्र जी अपने बेटे की बेवकूफी भरी बातों को सुन गुस्सा आ रहा था। कुछ देर में ही वहाँ संध्या आती है। विवाह की रस्में आगे बढ़ती है। धीरे धीरे सारे रस्में पूरी होती है। सिंदूरदान होने के बाद और रोहन संध्या को मंगलसूत्र पहनता है। 7 फेरों के साथ दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। पंडित जी हवन में आखिरी आहुति देते हुए, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए।